अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर ऐसा हो कि आपने एक मिशन चांद की तरफ भेजा और वो गायब हो गया, बिल्कुल ऐसा ही नासा के साथ हुआ है। नासा का चांद की तरफ भेजा गया एक मिशन जो पिछले ही महीने फरवरी में उन्होंने भेजा, वो इस वक्त लापता है, गायब हो चुका है। उसके साथ कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही और अब नासा की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सके और उसके लिए ज़मीन पर मौजूद रेडार्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और डीप स्पेस नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए हम मार्स पर और उसके अलावा दूर दराज यानी वॉयेजर तक की मिशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे मवासलाती निज़ाम बनाए हुए हैं। अब नासा कोशिश कर रही है कि वो इस लूनर मिशन को, जिसका नाम है ट्रेल ब्लेजर, इसे ढूंढ सके। तो ट्रेल ब्लेजर एक सैटेलाइट है जो कि चांद के गिर्द घूम रही है और घूमते घूमते उससे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसे फरवरी 26 2025 में लॉन्च किया गया और इसका काम ये था कि इसने चांद के मैदान में दाखिल होना है और उसके बाद चांद के गिर्द चक्कर लगाने हैं और पानी का एक मैप बनाना है, चांद की सरफेस का मैप बनाना है, जिसमें बताना है कि पानी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, चांद की सरफेस पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इसे लॉन्च किया गया 26 फरवरी को, उसके बाद इसने काम शुरू कर दिया और इसकी कम्युनिकेशन भी हमारे साथ रही, लेकिन मार्च 2025 को इसकी कम्युनिकेशन हमसे टूट गई। इस सैटेलाइट के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये लो स्पिनिंग एनर्जी लेवल में जा चुकी थी और जब ये लो स्पिनिंग एनर्जी लेवल में गई तो उसके कुछ अरसे के बाद इसकी कम्युनिकेशन हमसे ख़त्म हो गई। अगर किसी तरीके से ये सूरज के सामने आ जाए और इसे सोलर एनर्जी मिल जाए तो हो सकता है ये अपनी लो एनर्जी पावर स्टेट से निकल आए और हमसे दोबारा कम्युनिकेट करना शुरू कर दे, रिकवर कर जाए। इसके लिए नासा इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और वो ये चाह रही है कि वो कुछ ऐसे मनूवर करे जिससे इसके सोलर पैनल सूरज के सामने आ जाएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सैटेलाइट के अपने भी थ्रस्टर्स हैं और उन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इससे राब्ता बहाल किया जा सके और राब्ता उसी वक्त बहाल होगा जब ये पावर अपनी दोबारा लेगी और उसके लिए से सूरज के सामने अपने सोलर पैनल्स को लाना पड़ेगा, ताकि ये जो साइंस करने गई है लूनर ऑर्बिट में, वो साइंस की ऑब्जर्वेशंस हम तक लेकर आ सके। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चांद पर पानी के बारे में इंसान शुरू से ही बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार है, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हम चांद पर जाकर मुस्तकिल बसें, तो ये तो ज़मीन पर भी हमें मालूम है कि वहाँ पर बस्तियाँ बनती हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। अगर हमने स्पेस में जाकर बसना है तो वहाँ पर भी पानी की मौजूदगी तो बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2008 से लेकर 2010 तक हमें ये अंदाज़ा हो चला था कि चाँद पर पानी मौजूद है, इसकी डिटेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन हमें ये भी एहसास भी था कि पानी वॉलेटाइल है। इसका मतलब ये है कि चाँद की सरफेस से ऊपर पानी एवेपोरेट कर जाता है। तो या तो वो ठोस शक्ल में चाँद पर मौजूद होगा या वो चाँद की ज़मीन के नीचे मौजूद होगा। हमें चाँद पर पानी के तालाब इस तरीके से नज़र नहीं आएंगे जिस तरीके से हमें ज़मीन पर नज़र आते हैं। उसके बाद एक और मिशन गया जिसे LCROSS रॉस कहा जाता है और उसने 2009 से लेकर 2019 तक पानी की बहुत ज़्यादा तलाश की और फिर हमें बता दिया गया कि चाँद पर पानी मौजूद है। लेकिन चाँद पर पानी उन जगहों पर मौजूद है जो मुसलसल साए में है। चाँद ज़मीन के साथ टाइडली लॉक है। इसका मतलब यह है कि ज़मीन को चाँद का सिर्फ एक हिस्सा, एक रुख नज़र आता है और दूसरा रुख हमें कभी भी नज़र नहीं आता, जिसे हम चाँद की फार साइड कहते हैं। लेकिन चाँद के ऊपर और नीचे अगर देखा जाए, दोनों पोल्स की तरफ देखा जाए, तो वहाँ पर रोशनी अमूमन नहीं मौजूद होती। ये वो जगह है जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और वहाँ पर साया बहुत ज़्यादा है,
रोशनी है नहीं और पानी जमा हुआ हमें नज़र आया। तो ये वो जगह है नॉर्थ और साउथ पोल जहाँ पर पानी मौजूद है, इसे हमने डिटेक्ट किया है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि 3 तरह से हम चाँद पर पानी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने चाँद पर जाके रहना है। पहला, चाँद की ज़मीन के नीचे इंटरनल मेंटल पानी से भरा हुआ है, पानी मौजूद है। जैसा ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है, इसी तरीके से चाँद के अंदर भी पानी मौजूद है। चाँद की सरफेस पे भी पानी मौजूद है, लेकिन वो बर्फ़ की शक्ल में है और वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ज़्यादा है, और उनमें भी वो जमा हुआ पानी है, वो लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद नहीं है। और तीसरा, हम चाँद की आबो-हवा से भी पानी ले सकते हैं, इसे इन सिटू कहा जाता है, यानी वहीं पर हम ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं जो कि चाँद की जो आबो-हवा का इंटरेक्शन हो रहा है सोलर विंड प्लाज़्मा के साथ, तो उससे हमें पानी हासिल हो सकता है। ट्रेल ब्लेज़र का असल काम यही था कि उसने जाकर पानी को मैप करना है और उसने देखना है कि चाँद पर कहाँ-कहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उन इलाकों में जहाँ पर चाँद पर बहुत ज़्यादा पानी है, सूरज अवेलेबल है, सूरज की रोशनी अवेलेबल है कि नहीं है। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि उसने ये भी देखना था कि पानी की वेरिएशन कैसी है, कहाँ पर पानी ठोस है, कहाँ पर लिक्विड है, कहाँ पर पानी जो है वो सूरज की रोशनी के अंडर आता है, कहाँ पर अंधेरे में पानी है, ताकि अगर हमने अपनी जाकर वहाँ पर कॉलोनीज़ बनानी है तो वो किस जगह पर बनानी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पर जो लोकल ग्रेडियंट है पानी का, उसमें जो रोशनी आ रही है, वो रोशनी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, इसे एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो ग्रेडियंट क्या है? मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब रोशनी आती है और वो आकर सड़क से टकराती है, सड़क कंक्रीट की बनी हुई है, तो ज़्यादातर रोशनी सड़क के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और कुछ रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो सड़क गर्म हो जाती है। और अगर ऐसी सरफेस हो सड़क की कि जिससे ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट हो, तो सड़क कम गर्म होगी। इसे एल्बिडो फैक्टर कहा जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि चाँद में वो कौन-सी जगह है, वो कौन-सी जगह है जो कि मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, जहाँ के एल्बिडो फैक्टर ज़्यादा है या कम है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा टेम्परेचर चाँद की सरफेस एब्ज़ॉर्ब कर रही है और कितना टेम्परेचर वो वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे जो कि इस मिशन ने पूरे करने थे। 26 को इसे लॉन्च किया गया और उसके बाद इसके जो लॉन्च थी वो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से की गई, और इसके लिए स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसको ऊपर लेके गया। और उसके साथ-साथ इसमें सिर्फ यही टेल ब्लेज़र ही नहीं थी, बल्कि इंट्यूटिव मशीन IM-2 मिशन भी मौजूद था। इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊँगा कि ये मिशन क्या है। इसे कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज़ CLPS इनिशिएटिव का नाम दिया जाता है, और इन दोनों ने चाँद पर जाना था। 7 महीने के लिए 4 से 7 महीने तक इन्होंने चाँद का इस मिशन ने ट्रेल ब्लेज़र ने चक्कर लगाना था, और उसके दौरान इसने चाँद को पूरे तरीके से स्कैन करना था और उसके डिजिटल मैप्स बनाने थे, और डिजिटल मैप्स बनाकर हमें वापस भेजने थे, ताकि हम देख सकें कि चाँद पर जो पानी का पूरा सिग्नेचर है वो क्या है। और उस लिहाज से इसने बीच में कई मर्तबा लो एनर्जी स्टेट में भी जाना था। लेकिन जब ये लो एनर्जी स्टेट में गया तो उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन इससे ख़त्म हो गई, और अभी तक हमारी कम्युनिकेशन इससे बहाल नहीं हुई। एक और जगह पर ये लिखा गया है कि इसका जो चाँद तक का सफ़र है और उसके बाद उसके जो चक्कर लगाने हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, और ये 2 साल तक भी चाँद के गिर्द चक्कर लगा सकती है, और जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो ले सकती है। 12 चक्कर इसने लगाने थे, और उसमें सारी की सारी इसकी ऑब्जर्वेशंस आनी थी। इस पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी इसी लिहाज से माउंट किए गए थे ताकि हम ऑब्जर्वेशन ले सकें। 200 केजी इसका वज़न था, 3.5 मीटर इसकी विड्थ थी, और उसके साथ-साथ इसका जो हुजम था वो एक बड़ा डिश वॉशर उसके बराबर था, और उसके साथ-साथ इसके पास अपना भी एक छोटा-सा प्रोपल्शन सिस्टम था, यानी इसके पास अपने भी थ्रस्टर्स थे, और उन थ्रस्टर्स के साथ ये मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ-साथ इसके ऊपर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इसे हाई रेज़ोल्यूशन वोलेटाइल एंड मिनरल मून मैपर कहा जाता है, HVMM या HVM3 कहा जाता है, जो कि JPL लैब ने डिज़ाइन किया है।
उसके साथ साथ इसके ऊपर एक लूनर थर्मल मैपर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर के ग्रेडियंट को मैप कर रहा है। चांद पर आपको पता है कि 14 दिन का दिन होता है और फिर 14-15 दिन तकरीबन इसके बीच में और 14-15 दिन की रात होती है। तो इसे LTM कहा जाता है और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था और इसका काम भी यही था कि ये वहाँ के पानी के रिसोर्सेज को देखे, मिनरोलॉजी को देखे और टेम्परेचर को भी देखे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि HVM3 एक स्पेक्ट्रोमीटर है और इसकी जो स्पेक्स है उसमें 70 मेगापिक्सल ओवर 20 किलोमीटर इतनी ये रेजोल्यूशन से ये चांद को देखता है और उसको स्कैन करता है ताकि उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इसका काम यह है कि इसने परमानेंटली जो शेडोड एरिया है नॉर्थ और साउथ पोल और वो इलाके जहाँ पर रोशनी आती नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना था और उनको स्टडी करना था HVM3 ने। और साथ साथ इसने ये भी देखना था कि हमने अपनी बेसिस कहाँ बनानी है, अमेरिका ने अपनी बेसिस कहाँ पे बनानी है और वो कौन से इलाके हैं जो पानी से भरे हुए हैं और वहाँ पर हमने जाकर अपनी बेसिस को लेकर आना है। ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए क्योंकि 1 महीने के बाद ही एक मिशन का जिसका बहुत बड़ा पर्पस था क्योंकि आगे अमेरिका ने आर्टेमिस को भी लॉन्च करना है और लोगों को चांद पर भेजना है। लेकिन चांद का जो सर्वे करने वाला जो पानी के लिए स्पेशली सर्वे करने वाला मिशन है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका और इसलिए अब शायद कुछ डिलेज आएंगे उनके चांद पर जाने पर क्योंकि अब जब तक वो पानी का पूरा सिग्नेचर पूरा पोर्टफोलियो चांद का नहीं बना लेंगे उस वक्त तक ये रिस्क नहीं लिया जाएगा कि वहाँ पर इंसानों को भेजा जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।